आज एज यूजुअल जी हमारा जो टॉपिक है वो आपके साथ लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन होता है जो हम रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं। और आज भी इंशाल्लाह ताला उसी सैलरी का एक टॉपिक हमने सेलेक्ट किया हुआ है, उसी के बारे में हम लोग शेयरिंग करेंगे। हाँ जी मिस साहब, सबसे पहले बताएं कि क्या सीखा आपने कल, फिर जो पॉइंट्स जो आपको समझ आए। सैलरी में अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग की अकाउंट्स के लिहाज से, ऑडिट के लिहाज से और टैक्स के लिहाज से सीखा था कि सैलरी में अगर जब हमारी सैलरीज ड्यू हो जाती हैं तब कैसे एंट्रीज होती हैं, जब अक्रूड होती हैं और जब नहीं दी होती हैं, प्रीपेड हो या फिर जब अक्रूड हो तब किस तरह एंट्रीज की जाएंगी, ऑडिट में कैसे होगा कि उसमें किस तरह मतलब कि उसके चेक एंड बैलेंस कैसे करना है, और इन द एंड टैक्स में कैसे करना है कि टैक्स कितनी सैलरी होगी तो टैक्स होगा वो किस तरह उसके करना है। तो आपको जो सैलरी थी वो कितनी अमाउंट तक 0% था टैक्स? 6 लाख हो तो फिर उसकी सैलरी 6 लाख सैलरी हो तो उसके ऊपर 0% टैक्स ये होता है 6 लाख एक महीने की है? ईयरली। ईयरली, यानी एक बंदे की अगर एक साल में 6 लाख रुपया सैलरी हो तो फिर कोई टैक्स नहीं होगा, तो टैक्स नहीं होगा? 0% टैक्स होगा, कोई टैक्स नहीं होगा। 0% टैक्स हाँ होगा। जी। अच्छा, ठीक हो गया। 6 लाख से अबव एक भी हो जाए तो फिर वो ये 6 लाख से अबव जितना भी हो जाएगा, जो ही 6 लाख से अबव होगा तो उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा, ठीक हो गया। तो मिस कितनी सैलरी हो तो क्रॉस चेक में देना लाजमी है? 25,000 से ज्यादा के 25 तक आप मतलब कैश दे सकते हाँ, हैं? कैश दे सकते हैं उससे अगर एक बंदे की 25,000 में सैलरी हो जी तो आप उसको कैश दे सकती हाँ हैं? जी, कैश दे सकते हैं कैश दे सकते हैं। जी, अच्छा, और अगर 25,000 1 रुपया हो जाए तो नहीं दे सकते तो फिर कैसे, फिर क्रॉस चेक देना? क्रॉस चेक देना। क्रॉस चेक यानी आपके अकाउंट बिजनेस में से निकल के हाँ जी। एम्प्लॉय के अकाउंट में जाना Employee चाहिए, ठीक हो गया। तो अगर आप किसी को एडवांस सैलरी दे मिस तो उसकी डबल एंट्री क्या होगी? ये जब डबल एंट्री में सैलरी टू सैलरी पेबल, नहीं, एडवांस है। एडवांस सैलरी होगी तो सैलरीज जो है हम लोगों की एडवांस सैलरी टू कैश होगी अगर हम कैश के बेसिस पे दे रहे हैं, और अगर चेक दे बैंक के थ्रू दे तो एडवांस सैलरी टू बैंक हो तो जाएगा। बैंक हो जाएगा। अच्छा, तो ये जो एडवांस सैलरी मिस ने डेबिट की है, ये मतलब क्या एसेट है, एक्सपेंस है, ये क्या है? सर ये हमारा अभी हमारा अभी एसेट है। एसेट है, एसेट है हाँ जी। क्योंकि अभी तक काम नहीं किया हाँ, मतलब बंदे। काम नहीं किया हुआ। सर्विसेज अच्छा, नहीं दी हुई, अच्छा। तो इस वजह से वो ऐसे भी। अच्छा, ठीक हो गया। तो ये डबल एंट्री जो अभी मिस ने पास की है तो इसका कोई फायदा भी होता है जी सर। क्या? सर इससे हमें पता चल जाएगा कि हम लोगों ने पैसे जो है वो दिए कहाँ पर हैं और लिए कहाँ से हैं। ठीक है। इसके अलावा तो- ये होगा कि हम लोगों ने देखना होगा कि हम लोगों ने एडवांसेस में बस इतना ही। अच्छा, अगर आप एक दायरे में काम कर रही हो तो आप ये इतनी डबल एंट्री ये कर वो कर क्यों कर रही हैं? एक्रूअल बेसिस पे होता है क्योंकि कैश पे काम नहीं होता है ज़्यादा बड़े कंपनीज में, तो उसके लिए फ़ायदा होता है कि उसी वक्त चूंकि हमें कैश नहीं आ रहा होता तो ये हम लोग के लिए आसानी हो जाती है एक्रूअल बेसिस पे। अच्छा, क्या अक्रूवल बेसिस जो है, अक्रूवल बेसिस सिस्टम जी। जो है वो कैश काउंटिंग सिस्टम को कवर करता है? सोच के जवाब देना। अगर आपको पैसा रिसीव हो तो अक्रूवल में वो कवर हो जाता है, और उल्टा अगर मैं कर दूं तो क्या कैश अकाउंटिंग सिस्टम अक्रूवल को कवर करता है? कैश काउंटिंग में तो अक्रूवल को क्या? कैश तो मिल ही गया तो फिर एक्रूवल तो हो ही करना ना, फिर तो एक्रूवल हुआ नहीं मींस आपकी कैश। तो क्या कैश अकाउंटिंग सिस्टम अक्रूवल अकाउंटिंग सिस्टम को कवर करता है? हाँ जी, उसको तो कवर कर रहा है। नहीं करता। अक्रूवल वाला कैश को कवर कर रहा है, कैश वाला अक्रूवल को नहीं कर रहा अब आप सही है, कर रहे हो। क्योंकि अक्रूवल में तो हमें मिल ही नहीं रहा, कैश तो हमारे लेकिन हाथ में अगर आया नहीं। अगर मिल जाए तो फिर भी तो एंट्री तो डालनी हाँ जी, है, एंट्री हो जाएगी लेकिन कैश में तो लेकिन तभी वो आएगा जब कैश पैसा बैलेंस में आएगा। वो शो नहीं मीन्स हमारे पास नहीं होगा, लेकिन वो एंट्री शो होंगी। तो आप तो फाइनल ये हुआ कि अक्रूवल अकाउंटिंग सिस्टम कैश को कवर करता है, हाँ जी, लेकिन वो कैश अकाउंटिंग कैश वाला अक्रूवल को कवर नहीं करेगा। करता। अच्छा, चलिए ठीक हो गया। तो आप अगर एक इदारे में बैठी हुई हैं, काम कर रही हैं, इतना कुछ आप लेजर, कैश बुक, डे बुक, फलाना सारा कुछ आप बना रहे हैं, तो फायदा क्या हो? फायदा क्या हो?
सर क्यों इससे इतना काम, क्यों कागज काले करी जा रहे हैं आप लोग? हाँ जी, Why? बिजनेस हमारा रन कैसे कर रहा है, ये फॉल कर रहा है या हमारा जो है ना प्रॉफिट में जा रहा है, लॉस में जा रही है, सारा कुछ हमें पता चल जाएगा। हाँ, अगर हम ये ना और बैलेंस शीट में आपको एसेट्स और लायबिलिटीज का भी पता लग जाएगा। हाँ जी, कि नहीं लगेगा? चल जाएगा। चल जाता मिस, जी पक्की बात है। जी। तो फायदा क्या हुआ? सर हमें पता चल जाएगा ना इससे कि हम इसके साथ हमारे टैक्सेस भी तो जुड़े हुए हैं ना, हाँ, लाइक मतलब हमारे एक्सपेंसेस अगर ज्यादा हो गए तो उससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे टैक्सेस हम पे कितने पड़ रहे हैं, तो पता चलता है। तो प्रॉफिट का जब निकलता है तो Profit पता है। लग जाता है टैक्स कौन सा टैक्स पड़ेगा, बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स, और एक्चुअल बिजनेस कहाँ खड़ा है ये भी पता है। ये भी पता और अगर लॉस में जा रहा हो तो फिर हम देखेंगे यार And क्यों वो cash ये इतना ज्यादा क्यों हो रहा है, मसला क्या हो गया, हाँ। पैसा किधर गया, है। क्यों ज्यादा। और आप सिमिलर इंडस्ट्री और लास्ट ईयर्स या ईयर से कंपैरिजन भी कर सकते हैं जी। कि हम ग्रो कर रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, उधर ही खड़े हैं। अच्छा चलो, ये भी हो गया, आपने उधर से भी हो गया। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अगर एक बंदा, चले ये तो मैंने कल यही आइडिया हमने शेयर किया था, यही पॉइंट आपके शेयर किया था। सर वो आपने एक और भी किया था 55 वाला कि आपका जो है मेडिकल अलाउंस जो है, हाँ जी, उसमें अगर आपको याद है तो जरा शेयर करो कि आपको मेडिकल अलाउंस जो है एम्प्लॉइज के, देखें लॉ ने एक होता है टैक्स प्लानिंग, एक है टैक्स एवेजन। टैक्स एवेजन अलाउड नहीं है, टैक्स प्लानिंग आप कर सकते हैं। अगर एक बंदे को आप सैलरी दे रहे हैं और उसमें मेडिकल अलाउंस आप डाल दें 10% बेसिक सैलरी का, तो टू दैट एक्सटेंट वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एग्जाम हो जाएगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि एक बंदे को अगर आप 55,000 पर मंथ सैलरी दें ठीक है। ग्रॉस हाँ जी, और बेसिक हो 50,000, तो 5,000 आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, एग्जाम हो जाएगा। और बाकी आपका जो 6 लाख है उस पर वैसे टैक्स नहीं लग रहा। टैक्स नहीं। ठीक है, 50,000 जरा 12 आप करेंगी तो, यानी अगर आप 6,60,000 ग्रोस सैलरी दें, उसमें से लेस कर दें आपका 60,000, 60,000 और बाकी 6 6 लाख 0% पे आपका चला जाएगा। लेकिन इसमें एक दो चीजें हैं कि मेडिकल अलाउंस के अलावा मेडिकल फैसिलिटी या रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस ना मिल रहा हो बंदे को, इसकी प्री कंडीशन ये है। और अगर एक ही मिल टर्म्स रहा ऑफ एम्प्लॉयमेंट में लिखा हो, अच्छा, पहली बात तो ये है आपको टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट लिखा हो कि आपको ये मेडिकल अलाउंस दिया जा रहा है, और दूसरी बात यह कि मेडिकल फैसिलिटी या रीइंबर्समेंट नहीं मिलना चाहिए। अगर वो मिल रहा होगा और वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और ये वाली जो एग्जम्पशन है ये खत्म हो जाएगी, फिर ये 10% आप लोगों को नहीं मिलेगा। आप अपने पॉइंट्स देखें, उसमें कोई और तो नहीं था, वरना हम आगे की तरफ चले। नहीं सर। सही। ठीक है, अब आगे चलते हैं जी। हमने सैलरी टॉपिक जो है वो तय किया हुआ है, तो आगे अब आज फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, और फिर हम अपने ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू और टैक्सेस पॉइंट ऑफ व्यू से इस पे बात करेंगे। अब इसको आपको पता लग गया कि जी एक बंदे ने जब तनख्वाह रिसीव करनी है तो उसने अकाउंटिंग में एंट्रीज क्या डालनी है। जाहिर बात है मैं ले रहा हूँ तो ऑब्वियसली को देने वाला भी होगा। अब दोनों की बुक्स में आपने सिमल्टेनियसली साइड बाय साइड एंट्रीज पास करनी है। फर्ज कर लें हम पहली एंट्री जो है आपको पेमेंट करता है, एम्प्लॉयर पेमेंट करता है, तो पहली एंट्री क्या होगी, आप सैलरी को डेबिट करेंगे? कैश पे करेंगे। नहीं, ऐसे नहीं होता, बिल्कुल कैश और बैंक ऑफ क्रेडिट करेंगे। और अगर आप पे टैक्सेस की या कोई और डिडक्शन है तो आपने उसको भी क्रेडिट करना है। मसलन अगर आपकी सैलरी पे मैंने 10% टैक्स काटना है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ आपकी सैलरी पे 10% मैंने टैक्स काटना है, अज्यूम कर रहा हूँ मैं, तो अगर आपकी फर्ज कर ले आपकी तनख्वाह है 20 लाख रुपए, तो उसमें से साल की आप 2 लाख पर मंथ रख लेना, 2 लाख में से 10% अगर टैक्स काटना है तो मैं आपकी तनख्वाह में से 20,000 आपका टैक्स काट लूंगा और उसका चलान बना के CPR जिसे आप कहती हैं वो मैं नेशनल बैंक या स्टेट बैंक में जमा करा दूंगा। इसकी डबल एंट्री भी कैसे होगी? तो सैलरी पहले डेबिट होगी, जी, उसके बाद आप क्रेडिट करेंगे कैश और बैंक को, और फिर आपने क्रेडिट करना है इनकम टैक्स पेएबल को। इकबाल यार पानी देना, इधर आना पहले जरा। सही जो एंट्री है ये। ठीक हो अब? चलो शुक्र करो। डॉक्टर इलाज कराया वो देखो तनी कुछ नहीं गए आप, चलो अच्छा उन्होंने है। सिरिंज बाहर हुई फिर शुक्र करो, अब ठीक हो ना, हाँ जी, दर्द खत्म हो गई है ना, दर्द खत्म तो हो फिर गया। अल्लाह का शुक्र अदा करो। अब आप लोग चाय पियोगे क्या नहीं, पियोगे? नहीं, कुछ नहीं, शुक्रिया।
नाश्ता करके आए। नाश्ता करके आई हो? हाँ तो, जी। तो वो यहाँ मिस आती है ना। तो तब करती हो उसके करते साथ, करते। उनके साथ मोहब्बत होगी मिस किंजा के साथ आपकी। चलो मजा आता ठीक। है। मजा आता है। देख लो अब हमारे साथ इतना गैप डाल दिया मिस है। चलो कोई बात नहीं एक मिस। दिन में। चलो मिस, आप आज के लिए मुझे मिस किंजा नहीं समझ सकती। चलो अभी नहीं समझ सकती वो मैं। टाइमिंग बनी हुई है नहीं, ना मेरा खाने पीने कहती की। जगह नहीं है मेरे पेट में। ठीक है मेरी जनाब, टाइमिंग बनी हुई है। चले टैंकर फुल हुआ इस वक्त, चले आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब बात ये हो रही है कि हमने ये बात की कि सैलरी डेबिट किया मैंने जी सर अमाउंट 2 लाख रुपए, वो ठीक है। क्रेडिट किया मैंने 180,000 से, और इनकम टैक्स पेबल क्रेडिट किया मैंने 20,000 से। डाल दी एंट्री। जी अब सिमिलरली इधर आ जाओ एम्प्लॉयर की बुक, उधर एम्प्लॉय की बुक्स में वो लिखेगा बैंक डेबिट करेगा, बैंक या कैश जो भी मिला, और एडवांस टैक्स को डेबिट करेगा। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स बेसिकली इसको कहते हैं, इसका नाम है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। 2 चीजें होती, एक वो टैक्स जो आप खुद जमा कराते हैं, जरा जेहन में रखना, उसको एडवांस टैक्स कहते हैं, और वो टैक्स जो ऑलरेडी आपके सोर्स पे कट दे उसे टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स कहा जाता है। तो ये दोनों चीजें हैं, इनका क्रेडिट आपको बाद में मिल जाएगा, वो मैं बताता हूँ ये आपको। और फिर आप क्रेडिट कर देंगे सैलरी इनकम को 1,80,000 रुपए, सॉरी कैश डेबिट होगा 180 से, और टैक्स डेबिट होगा 20,000 से जो रिसीवेबल होगा आपका, और इनकम सैलरी आपकी क्रेडिट हो जाएगी 2 लाख रुपए से। जी सर डबल एंट्री आपकी पूरी होगी। जी अच्छा, अब जब पेमेंट होगी टैक्स की, तो उसकी बुक्स में एंट्री होगी, वो इनकम टैक्स पेबल को डेबिट करेगा क्योंकि उसकी बुक्स में लायबिलिटी आ रही है, सर वो किसकी बुक्स में? एम्प्लॉयर की बुक्स में उसने 20,000 आपका काटा हुआ है, हम्म। वो आप डेबिट करेंगे, और कैश को या बैंक जो भी आपने करना है वो आप क्रेडिट कर देंगे 20,000 से। सही हो गया। और इधर आ जाए जो आपके वाला है, ठीक है, आपका तो पहले ही एडवांस है, ठीक है, आपने तो कुछ नहीं करना क्योंकि पैसा तो जमा हो गया, सीपीआर आपके पास आ गया, बस बात खत्म हो गई। उन्होंने आपको 1,80,000 रुपए का चेक दिया और 20,000 का आपको चलान दिया जमा करा के सीपीआर, जो वेरीफाइबल होता है सिस्टम में, तो आप उसको चेक कर सकती हैं। अब जो है ना ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो जाती है कि आपका चलान जमा हुआ है कि नहीं हुआ, पहले नहीं पता लगता था, अब पता लग जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब सॉरी, वो इसमें डेबिट किसको करेंगे? जो एम्प्लॉय होगा, एम्प्लॉयर जो होगा इनकम टैक्स की, जब इस टाइम पे डेबिट इनकम टैक्स पेबल को डेबिट किया था ना, लायबिलिटी कम हो गई थी ना, उसको डेबिट किया था। सो ये अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पहली एंट्री है जो आप लोगों ने जब सैलरी की पेमेंट करनी है तब डालनी है। अगर आपकी सैलरी की पेमेंट नहीं हुई तो फिर आप कैश को या बैंक को क्रेडिट करने की बजाय सैलरी पेबल को क्रेडिट करेंगे। ये नोट आप एक लिख लें। अगर आपने फर्ज करें, होता क्या है अमूमन, आप 1 महीने की तनख्वाह नेक्स्ट मंथ में पे करते हैं, तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि मुझे आप फरवरी के अकाउंट्स मुझे क्लोज करके दें, तो फरवरी में फिर आप पेमेंट नहीं डालेंगी, आप अक्रूवल डालेंगी, क्योंकि पेमेंट तो हुई है जाके मार्च में, तो आपको फरवरी में अक्रूवल डालनी है। ठीक हो गया। लेकिन एक चीज आपने नोट करनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है इस सारे डिस्कशन के अंदर, कि टैक्स आप तभी काटेंगे जब सैलरी की पेमेंट होगी। ये आपने फुट नोट एक डाल देना अपने लिए। टैक्स कब काटना है? जब पेमेंट करनी है, उससे पहले आप टैक्स नहीं काट सकते बंदे का। और लॉ भी आपको फैसिलिटी देगा। मसलन आपने एक बंदे को पूरा साल तनख्वाह दी नहीं, काम वो करता गया, आप अक्रूवल डालते जाएंगे, सैलरी टू सैलरी पेबल, सैलरी टू सैलरी पेबल डालते गए। जैसे ही आप उसको पेमेंट करेंगे, सैलरी पेबल डेबिट होगा, और टैक्स जो है ऑब्वियसली कैश या बैंक करके तो टैक्स पेबल क्रेडिट हो जाएगा, फिर उसकी पेमेंट हो जाएगी आगे। तो एक सीक्वेंस आपके पास आ गया है कि व्हेन पेमेंट ड्यूरिंग द मंथ आप कर देते हैं
तो फिर तो आप पेमेंट कर देंगे, और अगर आप पेमेंट नहीं की तो आप अक्रूवल डालेंगे। लेकिन टैक्स दोनों सूरतों में तब आया, कब आया, जब पेमेंट की आप। पेमेंट की फिर 6 लाख तक तो नहीं करना ना टैक्स हमने। हाँ जी, वो तो उतने उससे आगे जो होगा उससे बल्कि 6-60 तक अगर मेडिकल अलाउंस है Allow। उसका भी बेनिफिट लिया जा सकता है। हमारे लिए ना चाहे लाइव सेशन जा रहा है, हमारे लिए एम्प्लॉइज बड़ी कदर की निगाह से हम लोगों को देखते हैं। क्यों? उनको बेनिफिट उतने नहीं मिलते जितने बिजनेसमैन ले लेता है। आप चीज महंगी देंगी, वो चीज महंगी भेज देगा। एम्प्लॉई को तो हर चीज महंगी मिलती है, हाँ जी। तो उसको आपको तनख्वाह के लेवल का भी पता, खुला खाता तो होता नहीं है, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। तो वो भी बंदा बड़ा क्या कहते हैं तंग होकर चल रहा होता है कि यार अच्छा चलो गुजारा कर ले इसी में किसी तरह। हर बंदे ने अपनी सैलरी के हिसाब से अपने आप को फिट किया होता है। चले आगे चलते हैं। सो अकाउंटिंग एंट्री आपके पास आ गई, आपको पता लग गया फ्रॉम रेसिपेंट पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम पेयर पॉइंट ऑफ व्यू। Payer। फिर टैक्सेस कब काटने हैं आपको ये पता लग गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन ये है कि मुझे सैलरी के लिए अपने पास रिकॉर्ड कौन कौन सा मेंटेन करना है। ठीक हो गया। अगर आप रिटर्न फाइल, अगर पहले जारी बात है कंपटीशन बनेगी ना, तो कंपटीशन बनती कैसे है, पहला सवाल तो ये। अब एम्प्लॉय क्या करेगा, वो लिखेगा जी मेरी सैलरी इतनी है, जितना उसमें से एग्जेम्प्ट है वो माइनस करेगा, तो फिर उसकी टैक्सेबल आ जाएगी। अब यहां पे 3 चीजें आपने ध्यान में रखनी है। एक है इनकम, दूसरा आपने लिखना है टोटल इनकम, और तीसरा आपने लिखना है टैक्सेबल इनकम। इनकम में जो इनकम आपके पास ग्रॉस है वो आएगी, उसमें से एग्जेम्प्ट इनकम फिलहाल आपके लिए इतना काफी है, एग्जेम्प्ट इनकम माइनस की जाएगी। यानी 6,60,000 था, जैसे बेसिक 6 लाख और मेडिकल अलाउंस 60,000, 660 में से 60 माइनस होगा एग्जेम्प्ट, और टैक्सेबल आपके पास बच जाएगा 6 लाख रुपए। और ये फिगर्स रिटर्न ने आपसे लेनी है, ये मैं आपको बताता चलूं, ये फीड होगी वहां पे फिगर्स आपको। अच्छा, अब ये तो होगी ओवरऑल के फिगर्स आपने जो निकालनी है। अब सवाल ये है कि मैंने रिटर्न में फिगर कौन सी रिपोर्ट करनी है, आया टैक्स काटने के बाद वाली या टैक्स काटने से पहले वाली। अगला पॉइंट आप बना लेंगी ना, पॉइंट बनाती जाएंगी 1 2 3 4 5 का। मुझे वहां चाहिए ग्रॉस बिफोर एनी डिडक्शन, चाहे आपका लोन एडजस्ट हो रहा है, टैक्स पे हो रहा है, प्रोविडेंट फंड में कटौती हो रही है, जो भी जा रहा है, आपने तनख्वाह जो इनकम टैक्स रिटर्न में डालनी है वो ग्रॉस ही होगी। इसका मतलब ये हुआ कि मैं अगर मेरी 2 लाख रुपए ग्रॉस सैलरी है तो मैं 24 लाख रुपए वहां रिपोर्ट करूंगा इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर। 2 लाख महाना, जो 2 लाख माना, फिर मैं इस पे कैलकुलेट करूंगा, हाँ जी इसमें से एग्जेम्प्ट कितना, वो मैं माइनस कर दूंगा अगर कोई एग्जम्पशन है तो। अगर नहीं है तो इस पे सीधा मुझे ग्रॉस जो मेरा बनता है टैक्स लायबिलिटी मेरी निकलेगी। और भी चीजें हैं, लेकिन अभी सिंपल सा फार्मूला रख रहे हैं। आपने कहा जी 10% टैक्स है, वो बनेगा 24 लाख का 10% 2,40,000, उसमें से लेस कर देंगे जो टैक्स ऑलरेडी डिडक्ट हुआ है, और वो भी 2,40 है। तो ये आपकी लायबिलिटी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की बराबर हो जाएगी, यानी जितना उसने काटा उतनी ही आपकी लायबिलिटी बनी। फिर दोबारा करेंगे। कुछ नहीं मैंने कहा जितना आपका बनता था वही उसने काटा। आपका 10% टैक्स काटना था ना, और वही आपकी लायबिलिटी बनी, वही उसने काटा, और जो ऑलरेडी जमा हो चुका हुआ है आप माइनस करेंगे उसमें से, वही बराबर हो गया जनाब। आपने कोई सवाल तो नहीं करना, अगर कोई यहां तक समझ ना आई हो। चलिए टैक्स वाले की समझ नहीं, रिटर्न से
कुछ नहीं मैंने कहा। मैंने ये कहा ग्रॉस अमाउंट आपने ऑफर करनी है टैक्स में बिफोर एनी डिडक्शन के। मसलन आपने गाड़ी ली हुई है, मिस आपका डिडक्ट हो रहा है, वो लोन की किस बेसिस से काट रहे हैं। आपने घर के लिए लोन लिया हुआ है, वो भी काट रहे हैं। आपने प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन करनी, वो भी वो काट रहे हैं। आपको नेट रकम मिल रही है। आपने नेट नहीं ऑफर करना, ग्रॉस अमाउंट ऑफर करनी है बिफोर एनी डिडक्शन के। ये बात हो रही है सिर्फ, और तो मैं कुछ नहीं कह रहा, क्योंकि ऐसी फैसिलिटी लॉ में अवेलेबल नहीं है कि आप उसमें से माइनस कर सकें। आप सैलरी के अगेंस्ट कोई एक्सपेंसेस या डिडक्शन माइनस नहीं कर सकते जो कि आपकी सैलरी हो ऑफिशियल पर्पस के लिए। जो को अमाउंट दी जाएगी वो टैक्सेबल नहीं होती। अच्छा चले, एंट्री भी आ गई आपके पास, टैक्स काटने का तरीका आपके पास आ गया। तो यार टैक्स मुझे जब पेमेंट करनी है मैंने उस वक्त काटना। अगर वो टैक्सेबल मद से ऊपर जाएगा मैक्सिमम नॉन टैक्सेबल लिमिट से, तभी। अगर एक बंदे की तनख्वाह ही 20,000 है तो आपको क्या मसला, टैक्स की कोई इम्प्लीकेशन नहीं है। हाँ एक चीज है, जहां वो 25 से ऊपर जाएगा मुझे क्रॉस चेक चाहिए। दो बातें होगी। तीसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने उस बंदे से उसका CNIC भी लेना है। भाई आप कहती हैं जी कि ए बंदा एम्प्लॉई है, तो आप कहती जी मैं तो नहीं आपको जानती, मुझे आप अपना CNIC दें, मैं नंबर डालूं। और दूसरा, जब आपने मुझसे पैसे लेने हैं मुझे साइन और आपने अंगूठा या साइन जो भी है आपने करके देना। तो कल को बंदा कहे जी मैंने तो नहीं लिया, फिर आप लोग क्या करेंगे? आप कहे मैंने दिया, वो कहे मैंने नहीं लिया, तो किधर जाएगी आप? प्रूफ होना चाहिए। प्रूफ होना चाहिए। प्रूफ के बगैर तो इस कानून कोई चीज लोग सुनते ही नहीं बात। अवैस खालिद साहब इस हमारे साथ आए हैं, वो कह रहे हैं प्रोविडेंट फंड की क्या कैलकुलेशन होगी रिटर्न में। अवैस साहब थोड़ा सा क्वेश्चन जरा क्लियर करें। प्रोविडेंट फंड जो होता है वो वेल्थ में रिसीवेबल के तौर पे स्टैंड करता है एम्प्लॉई का, ठीक है। और रिटर्न में ऑब्वियसली उसका ना एक चार्ट है सैलरी का, उसमें बताया हुआ है कि आपकी टैक्सेबिलिटी कब होगी और कब नहीं होगी। मसलन अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर से प्रोविडेंट फंड में वो पैसे लेते हैं, वो टोटली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, चाहे आपके हो चाहे उनके हो, नंबर 1। नंबर 2 इसके अंदर ये है कि अगर आपका अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है तो जब आपको अमाउंट मिलेगी जिस वक्त आप छोड़ेंगे या रकम लेंगे वो टोटली चार्जेबल टू टैक्स है, लेकिन एम्प्लॉई का शेयर निकाल के। उसकी वजह क्या है? अभी मिस सवाल किया कि सैलरी कौन सी ऑफर करनी है, तो अगर एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन फर्ज करें 10% एम्प्लॉई कंट्रीब्यूट कर रहा है, 10% एम्प्लॉयर कर रहा है, तो एम्प्लॉई ने जो रिटर्न में ऑफर किया था वो इस डिडक्शन से पहले वाला था। अगर आप मेरी ही रकम मुझे वापस कर रहे हैं जिसपे मैं टैक्स दे चुका हूं, तो एक अमाउंट पे 2 दफा टैक्स चार्ज नहीं होता, तो वो मैं दे चुका हूं पहले, तो एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बाकी जो उसको अनरिकॉग्नाइज से पैसे आएंगे वो टोटली चार्जेबल टू टैक्स होंगे। और जो रिकॉग्नाइज से मिलेंगे उसमें क्या होगा, उन्होंने लिमिट बताई हुई है कि जब अल्टीमेटली मिलेंगे वो एग्जेम्प्ट है, वो टैक्सेबल नहीं है। लेकिन कंट्रीब्यूशन करते वक्त मैं बताऊंगा कब कितना आपको एग्जेम्प्ट मिलेगा और कितना टैक्सेबल होगा। तो मुझे अवैस खालिद साहब उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। कोई और सवाल हो तो कर लीजिएगा। अच्छा जी, हम क्या कर रहे थे, हम बात कर रहे थे, हमने 3-4 मोटी मोटी बातें की कि जब सैलरी देनी है तो क्या करना है, जिसने लेना है उसने क्या करना है, कोई डिडक्शन होनी है तो आपने कैसे एंट्री पास करनी है, और उस टैक्स को फिर एम्प्लॉयर ने जमा भी कराना है। ये ज़हन में रखिएगा कि एम्प्लॉयर आपका विद होल्डिंग एजेंट के तौर पे काम करेगा, ये टैक्स उसका नहीं है, ये ऑब्लिगेशन है एम्प्लॉयर के कि उसने स्टेट को जमा करवाना है। फिर इसका टाइम ड्यूरेशन भी है। अब आपने अभी तक ये नहीं पूछा कि जमा कब कराना है। साल के बाद। नहीं, इतना टाइम नहीं है। साल के इतनी मौज नहीं लगी हुई, साल के बाद वाह जी वाह, पैसा आप इस्तेमाल करती रहे और वो हुकूमत का हो। आपने 2 पॉइंट्स हैं। अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कोई टैक्स काटता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, तो उसी डेट पे जमा होना है जिस डेट पे उसने कटना है। जरा नोट कर लेना। अवैस खालिद कह रहे हैं जी डन, थैंक्स। चले अच्छी बात है अवैस साहब, कोई और सवाल हो तो कर लीजिएगा। अच्छा जनाब, बात ये हो रही है कि
अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट किसी का टैक्स काटता है, ठीक है, तो इनकम टैक्स रूल्स के मुताबिक उसने सेम डेट पे वो जमा करवाना है। ये मैं आपको बताता चलूं। हमारे क्लाइंट में क्या हुआ कि उसने गवर्नमेंट को सप्लाई की, ठीक है, उन्होंने इनका टैक्स काटा और जिस दिन उन्होंने पेमेंट की उसी दिन ही उन्होंने जमा करवाया। ये उन पे ओब्लिगे, हाँ वो लेट हो जाए वो अलग बात है। लॉ ये कहता है कि अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट किसी को पेमेंट करेगा तो वो उसी दिन ही उसको जमा करवाएगा। नंबर 1। इकबाल यार चाय पिला देना, चाय पिला दो यार कुछ। अच्छा, पहली बात तो ये हो गई गवर्नमेंट। अगर इसके अलावा कोई डिपार्टमेंट है, प्राइवेट सेक्टर है, ठीक है, उसके लिए अब इशू ये है, वो ये कहते हैं कि जिस वीक में आप टैक्स काटेंगे ना, आप गौर से सुनना, अपनी आंखें कान और दिमाग खुले रखना। जिस वीक में आपने टैक्स काटना है उससे अगले वीक के संडे रात 12 बजे तक आप टैक्स जमा करा सकते हैं। अब मुझे नहीं पता कि आप वीक के शुरू में काटते हैं, मिड में काटते हैं या एंड पे काटते हैं। अगर आप पहले वीक के, जिस वीक में आप पेमेंट कर रहे हैं उस वीक में आप संडे रात 12 बजे से पहले आपने टैक्स काटा है, यानी पेमेंट करके टैक्स काटा है, तो आपने अगले वीक के संडे के रात 12 बजे तक, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं मंडे को टैक्स काटूं, तो क्या होगा? मंडे को टैक्स काटूं तो मुझे तकरीबन 14 दिन का टाइम जो है वो मिल जाएगा। एक वीक पूरा और अगला वीक भी पूरा। अगला तो मिलना ही है। इस वीक के कितना टाइम मिलना है वो देखना ही है कि काटा कब है। अगर मैं आज फ्राइडे है, आज मैं टैक्स काटता हूं तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे में एक्सपायर कर चुका हूं। वो 4 दिन नहीं मुझे मिलेंगे, वो निकल गए, वो आगे ऐड नहीं होंगे। जिस वीक में कटेगा, फिर मैं कह रहा हूं, जिस वीक में आप टैक्स काटेंगे उससे अगले वीक रात, इसको फोर्टनाइटली वो कहते हैं, ये मैक्सिमम फोर्टनाइटली है जी। आपको 14 दिन मैक्सिमम मिलेंगे। कम से कम क्या होगा, अगर एक वीक में काटता हूं, संडे को रात 11 बजे काट लेता हूं तो 7 दिन अगले मेरे पास है। 7 मिनिमम है और मैक्सिमम 14 या इनके दरमियान में। फिर इससे पहले भी कट करवा सकते हैं। अब वो आपकी चॉइस है, वो आपकी चॉइस है कि आपने कब काटना है। जब पेमेंट होगी उन्होंने डिफॉल्ट आपका उसी दिन से निकालना है जिस दिन आपने सैलरी की पेमेंट की। एक और सवाल आ गया जी वैस खालिद का, वो भी ले लें। वो कह रहे हैं अगर एम्प्लॉई अकाउंटेंट से कहता है, अच्छा कहता कि मेरे सैलरी में से टैक्स ना डिडक्ट करें क्योंकि मैं लास्ट रिटर्न में रिफंड आ रहा है, अकाउंटेंट क्या करे? देखें अवैस खालिद साहब, ऐसी फैसिलिटी जो है ना लॉ एम्प्लॉयर को नहीं देता। अगर आपका रिटर्न में रिफंड है तो आपने खुद इस स्टेट से जाके लेना है, उसका एम्प्लॉयर के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो खालिद साहब मुझे उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। अगर ऐसे ही है तो ओके कर दें। फिर वो कहते हैं लॉ क्या कहता है, यही जो अभी मैंने आपको कहा है कि जो एम्प्लॉय का टैक्स है अगर कोई रिफंड पड़ा हुआ है तो आप अगले साल में एम्प्लॉयर के साथ वो एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। तो अवैस खालिद साहब अगर आपको जवाब मिल गया हो तो इसको ओके कर दें आप। जी जनाब। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि काट के जमा कब कराना है। तो ये मैंने आपको 2-3 मोटे मोटे प्रिंसिपल बता दिए कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सेम डेट में और अदरवाइज गवर्नमेंट होगा तो मैक्सिमम 14 दिन और कम से कम 7 दिन। इसका ये मतलब नहीं है कि आप लेट नहीं करा सकते। अगर अच्छा, अब सवाल ये है कि अगर मैं लेट हो जाता हूँ, नेक्स्ट मंडे चला जाता हूँ, नहीं वो तो ठीक है, वो तो फिर अगले वीक और आपको मिल जाएगा ना। मैं पैसे ही जमा नहीं कराता। 3 सिचुएशन बनेगी। पहली, मैंने टैक्स काटा ही नहीं, ठीक है। दूसरा, मैंने टैक्स काटा है जमा नहीं कराया। तीसरा, मैंने टैक्स काटा है कुछ जमा कराया कुछ जमा नहीं कराया, कुछ भी हो सकता है। तीसरा और अच्छा, उन्होंने अवैध साहब ने ओके कर दिया जी, अच्छी बात है जी। अवैध साहब कोई और सवाल हो तो कर लीजिएगा। अच्छा जी, अब बात ये हो गई, मुझे पता लग गया कि मैंने अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के तौर पे पेमेंट करनी है
ठीक है, इनके इंटरनल डिपार्टमेंट्स बने होते हैं, अकाउंटिंग एंड टैक्स का जो ऑफिस होता है, इनके अपने डिपार्टमेंट बने होते हैं, वो पेमेंट कर रहे होते हैं, जाहिर बात है। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सेम डेट में है, अदरवाइज आप फोर्टनाइटली बेसिस आपके सामने आएगा मैक्सिमम, क्योंकि वो है। और फिर मैंने डिफॉल्ट कर दिया, अब सिचुएशन डिफरेंट है, मैंने टैक्स काटा, मुझे याद नहीं रहा, मैं भूल गया इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, और वो टाइम गुजर गया, तो फिर आपको 12% पर एनम के हिसाब से जितना लेट आप टैक्स जमा कराएंगे, मसलन मैंने 1 साल तक टैक्स ही जमा नहीं कराया, काटा मैंने पैसे भी रखे, जमा नहीं करवाया। अब फर्ज करें 1 लाख रुपया मैंने काटना था, मैंने काटा लेकिन मैंने जमा नहीं कराया, और 1 साल तक जमा नहीं कराया, तो 1 लाख जो होगा वो 1,12,000 बन जाएगा 12% पर एनम के हिसाब से। जितने दिन डिले होगा उतने दिनों का वो कैलकुलेट करके, तो वो कहेंगे जी हमें डिफॉल्ट सरचार्ज, इसे हम डिफॉल्ट सरचार्ज कहते हैं। उस यानी नाम देखे ना, डिफॉल्ट के ऊपर सरचार्ज, इसका नाम बड़ा अच्छा है, डिफॉल्ट सरचार्ज। पहले इसका नाम होता था एडिशनल टैक्स, वो चेंज होके अब इसका नाम क्या हो गया, डिफॉल्ट सरचार्ज। तो हुकूमत ऐसे नहीं अपने पैसे छोड़ेगी, वो कहेंगे जी आपने मिस यूज किया है, आपने जो भी किया है, आपने डिफॉल्ट किया है, आप हमें ये पैसे हमारे जो बनते हैं हमें वापस करें आप। तो अब आपको काटना कब है ये भी पता लग गया, जमा कब कराना है ये भी पता लग गया, और अगर आपने डिफॉल्ट किया ये भी आपको पता लग गया। फिर आपको ये भी पता लग गया कि अगर एम्प्लॉई का रिफंड पड़ा हुआ है तो उसका एम्प्लॉयर के साथ कोई लेना देना नहीं है। हाँ, एक अच्छी चीज है जो उन्होंने सवाल किया, जो सबके लिए फायदेमंद है, वो ये होगा, अब लड़ाई पता कहां पड़ी, लड़ाई ये पड़ी कि मेरी तनख्वाह आ रही थी, फर्ज कर ले, अज्यूम कर रहा हूं, मेरे टेलीफोन के बिल भी जा रहे थे, मोबाइल के भी जा रहे थे, गाड़ी की भी रजिस्ट्रेशन थी, मुझे कैश विड्रॉल पे भी पड़ना था, बच्चों की फीस में भी मैंने टैक्स दिया हुआ था। तो मैंने कहा जनाब मेरे तो टैक्सेस ऑलरेडी काफी कटे हुए हैं, तो आपको 149 सेक्शन है इनकम टैक्स लॉ का, जो फैसिलिटी ये देता है, आप अपने एम्प्लॉयर के पास जाए, उसे कहे देखे जनाब ये मेरा जो गाड़ी के ऊपर और ये मेरा मोबाइल के ऊपर इतना टैक्स मेरा कट गया है, और ये उसकी रसीदें हैं जमा कराने की। अब आप एक काम करें कि तनख्वाह पे मेरा जो टैक्स बनता है ना, उसमें से ये माइनस कर दें और बाकी का मेरा काट ले। तो ये फैसिलिटी उन्होंने एम्प्लॉयर को दे दी हुई है, जो कि फैसिलिटेट करेगा एम्प्लॉय को। क्यों? ताकि अल्टीमेटली एम्प्लॉय का रिफंड ना निकले, जो बनता है पहले ही कट जाए, जमा हो जाए और बात खत्म हो जाए। लेकिन ये फैसिलिटी मैं आपको बताता चलूं, ये फैसिलिटी अदरवाइज सेक्शन में अवेलेबल नहीं है। अगर आपने किसी से गुड्स खरीदी है, ठीक है, आपने पेमेंट करनी है और उसका टैक्स अदरवाइज जमा हुआ है या जो भी है, जब तक वो एग्जम्पशन सर्टिफिकेट नहीं देगा, उसका आपके रिफंड से कोई लेना देना नहीं, वो लेता रहे, उसके अदरवाइज टैक्सेस से भी आपका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एम्प्लॉइज को फैसिलिटेट करने के लिए ये जो स्टेप लिया गया है, ये मैं इसको बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ, अच्छी बात है कि उसको पहले ही पैसे थोड़े मिलते हैं, उसको आप फिर पूरे दे दें, ताकि लायबिलिटी तो डिस्चार्ज, लेकिन एविडेंस के बगैर क्रेडिट नहीं मिलेगा। ये मैं आपको बताता चलूं, आप जबानी मुझे कह दें जी मोबाइल पे मेरा 2000 जमा हो गया, तो मैं कहूंगा मोबाइल के बिल लाओ ना, फिर वो बिल आपके नाम पे भी होने चाहिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। आपका NTN CNIC वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट आप मुझे देंगी, उसके बगैर मैंने आपकी बात नहीं सुननी। वरना अगर ऐसे ना हुआ, कल को वो फेक निकल आया, तो वो एम्प्लॉयर के ऊपर पड़ जाएगा पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपने टैक्स पूरा नहीं जमा करवाया। अच्छा, अब आप फर्ज करें आप लोग रिटर्न फाइल कर देते हैं। अब सवाल ये है, मुझे डॉक्यूमेंट क्या क्या मेंटेन करने हैं, अभी तक ये नहीं सवाल आया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मुझे अपनी इनकम को जस्टिफाई करने के लिए रखने हैं, और कल को टैक्स ऑफिस मुझसे मांग भी सकता है, ये भी मैं आपको बताता चलूं। एक अवैस खालिद साहब कह रहे हैं, इस फैसिलिटी का रेफरेंस बता दें, इस फैसिलिटी का 149 अवैस खालिद साहब अभी तय हुआ है, 149 आप जाके सेक्शन पढ़े, उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि कौन कौन सी चीजें एडजस्ट हो सकती हैं। फिर भी ना पता लगे तो मेरे साथ बात कर लीजिएगा। अच्छा जी,
ये बड़ी अच्छी फैसिलिटी है जो एम्प्लॉइज को ऑब्वियसली फैसिलिटेट करेगी। देखें, मेडिकल अलाउंस का बेनिफिट हमने लिया, टैक्सेस जो पेड हुए उसका बेनिफिट आपने लिया, ठीक है। इसके अलावा टैक्स क्रेडिट्स भी हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, उसका भी फायदा एम्प्लॉय ले सकता है और एम्प्लॉयर उसको उसकी एडजस्टमेंट दे सकता है ताकि उसको कम से कम लोड पड़े। हम ये नहीं कह रहे कि वो टैक्स चोरी करे, अल्लाह माफ करे, हमने किसी को चोर थोड़ी बनाना है। जो बनता है वो स्टेट को दे दे, बात खत्म कर। एक बिल आया हुआ, डेट चेक कर, इसको फ्रेम कर ले, देख ले कहाँ लगा है। सो अच्छा, अब हमें पता लग गया, ये भी हो गया, फिर आपको ये भी पता लग गया ग्रॉस सैलरी है, फिर रिकॉर्ड की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब सवाल ये है, आप रिकॉर्ड को ना जरा क्या कहते हैं, जरा ओपन माइंड होकर जरा आप सोचे, अगर आप कोई चीज वेरीफाई करना चाहते हैं, एक बात हो रही है, सिर्फ तनख्वाह की बात नहीं हो रही, किसी भी चीज को अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो इनकम के क्वांटम का पता कहां से लगता है। एक बात हो रही है, मसलन आप तनख्वाह लेते हैं तो जहरी बात है कुछ देने वाला भी होगा। हम कहेंगे जी एम्प्लॉयर का सर्टिफिकेट लेकर आओ, भाई ए ने बी को पैसे दिए तो ए पहले वेरीफाई करे ना कितने दिए, एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट उसको हम कहते हैं, प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है उसका रूल्स में, वो आप पैसे दें, वो सर्टिफिकेट देगा। उसके बाद दूसरा टेस्ट आएगा, अपनी बैंक स्टेटमेंट दें एम्प्लॉय की। देखें, अगर एक बंदे ने आपको क्रॉस चेक दिया है तो आपके अकाउंट में पैसे आए होंगे ना, तो दे ना फिर, और उस सर्टिफिकेट को फिर मैच करें इस बैंक स्टेटमेंट के साथ कि जितना, फर्ज करें मैंने आपको दिया, मैंने आपको 16 लाख रुपए दिया, टैक्स काटा मैंने 10%, वही ले लेते 24 लाख वाला, 24 लाख में से मैंने आपका 10% टैक्स काटा, सिर्फ अभी एज्यूम कर लेते हैं 2,40,000 है, 24 लाख में से 2,40,000 माइनस करें और बाकी की अमाउंट आपके अकाउंट के अंदर होनी चाहिए। और अगर ये टैली नहीं होता तो क्या चक्कर है भाई, ये पैसे किधर गए फिर। देखना, एक देने वाला पैसा है, एक लेने वाला है, तो उसको टैली होना चाहिए ना। तो हम सर्टिफिकेट को, इसके अलावा एक सैलरी स्लिप भी होती है, सैलरी स्लिप में हर महीने का ब्रेकअप दिया होता है, अब वो ले लें उनसे कि सर आप मुझे सैलरी स्लिप दे दें। हर बंदे की सैलरी स्लिप बनी होती है, सिस्टम जनरेटेड होता है, वो आपको मैनुअल या सिस्टम, ये आपकी चॉइस है कि आपने मैनुअल रखना है मशीन पे। ज्यादा लोग आप मशीन पे ही काम करते हैं, मशीन मीन्स कंप्यूटर की बात हो रही है, मशीन वो कोई प्रोडक्शन मशीन की बात नहीं हो रही। सो आप वो सैलरी, अब क्या होता है, 12 सैलरी स्लिप्स होती हैं, एक सैलरी सर्टिफिकेट होता है, 7 बैंक स्टेटमेंट्स हैं, हम तीनों को टैली कर लेते हैं। अब अक्सर क्या हुआ है, अब आप लोग 3-4 तरह की एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। एक में एक बंदे की तनख्वाह बराबर हो जाती है, हमें पता लग जाता है बराबर हो गया, भाई ठीक है, उसने इतने दिए, इसने इतने लिए, बराबर हो गया। दूसरे में क्या हुआ, पता लगा कि उसकी बैंक स्टेटमेंट में पैसा ज्यादा आ गया। हमने कहा भाई ये कैसे आ गया तुम्हारे पास, वो जी असल में उन्होंने बोनस दिया था, उसको सैलरी स्लिप में नहीं डाला, सैलरी सर्टिफिकेट में नहीं दिया, कुछ डाल देते हैं कुछ लोग नहीं डालते, वो बाद में वो फिर बोनस उसका डाला हमने। और कुछ लोगों को क्या हुआ कि कम पैसे भी आ जाते हैं, क्योंकि होता है कई दफा वो कहते जी असल में मैंने छुट्टियां की थी तो बीच में ये जो था उन्होंने पैसे काट लिए थे, वैसे मेरी तनख्वाह पूरी है लेकिन मुझे जो दिए गए हैं पैसे वो कम है या ज्यादा है या पूरे हैं, 3 ही सिचुएशन बनती है आपके पास। अच्छा, ये भी हो गया। अच्छा, अब चेक एंड बैलेंस क्या आया, उसने आपको पैसे कितने दिए, स्लिप्स के थ्रू या सैलरी सर्टिफिकेट के थ्रू, अब या क्रॉस चेक है या कैश है या दोनों है या एक हो सकता है, वो पैसा मिलना चाहिए, टैली करना है इसको, नंबर 1। नंबर 2, बैंक स्टेटमेंट से ऑब्वियसली मैच करेगा, वो सैलरी स्लिप से भी मैच करेगा, तीनों को मैच करना चाहिए आपस में। अगर वो मिस मैच है आपको फौरन ही वो सवाल करेंगे जनाब आपका डाटा जो है ना
वो रिकनसाइल्ड नहीं है। आप कम सैलरी ऑफर कर रहे हैं, पैसे आप ज्यादा ले रहे हैं। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके नॉलेज के लिए, एक टेलीनॉर कंपनी में एक हमारा एम्प्लॉय क्लाइंट था, उसको मेरे हाले 50-60 जितनी तनख्वाह मिलती थी वो हम टैली करते गए। एकदम से जब देखा तो 1 करोड़ रुपया इकट्ठा ही आ गया। हम लोग खुद परेशान, हमने कहा भाई, मैंने कहा भाई 10 मिलियन आपके अकाउंट में आया है एकदम से, ये कहाँ से आया? उन्होंने कहा जी हमें टेलीनॉर वालों ने दिया। मैंने कहा जी वो किस बात का? कहते जी मेरी मेडिकल फैसिलिटी थी, तो उन्होंने कहा मेरी मदर का ऑपरेशन करवाना है हमने इंडिया से, तो उसका 1 करोड़ रुपए का बिल हमें वहां से आया, तो वो पूरे का पूरा पैसा हमारे एम्प्लॉय ने हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। दैट इज टोटली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। 1 करोड़ का 1 करोड़ मेडिकल फैसिलिटी या रीइंबर्समेंट अगर आपको दी जा रही है टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के मुताबिक, और एम्प्लॉयर उसको सर्टिफाई कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है, तो वो टोटली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगा। ये बड़ी अच्छी चीज है। 1 करोड़ पूरा जी, पूरा पूरे का पूरा। भाई वो फिर अगर लॉ आपको एग्जम्पशन दे रहा है विदाउट लिमिट के, तो फिर ऑब्वियसली फिर वो सारा जाएगा। उसकी वजह है ना, आपने भी तो नहीं ना उसकी अपने लिए रखना, वो भी तो आगे ही जाना है ना। वो तो चला गया डॉक्टर्स के पास और हॉस्पिटल के पास, आपके पास कहाँ रहा? वो तो बीमारी पे खर्च हो गया जनाब। आपने क्या लिया उससे? मैं मानता हूं कि उसने आपको फैसिलिटी दी है, आप अगर वो ना देता तो आपको देना पड़ जाता, इतने पैसे आपके पास होने ही नहीं थे। तो बड़ा लॉजिकल है कि अगर वो बीमारी के लिए बंदा इस्तेमाल कर रहा है तो लॉ ने उसको एग्जम्पशन दी हुई है। इसका मतलब वो चाहते हैं कि लोगों को हेल्थ के मामले में, इस मामले में फैसिलिटी मिल जाए। अच्छी बात है। सर इसका एविडेंस क्या होगा कि उन्होंने वाकई मेडिकल के लिए दिया? वो इंडिया का बिल आएगा, वो पैसे उधर जाने हैं, इधर नहीं आने। अब एम्प्लॉयर के पास 2 ऑप्शन होती है, या तो बिल लेके उसको पेमेंट कर दे या आपके अकाउंट में डाल दे। 1 करोड़ पे आपको क्या लगता है कि उनका डिपार्टमेंट ऐसे ही आपको पकड़ा देगा? वो तो इची बिची सारी निकालेंगे। अच्छा जी, रिकॉर्ड भी आ गया जी। इसके अलावा एक और चीज है, एम्प्लॉयर जब आपका टैक्स काटेगा तो उसने क्वार्टरली विदहोल्डिंग स्टेटमेंट फाइल करनी है। ये जरा जेब में रखना। पहले मंथली थी, फिर हाफ ईयरली हुई, ठीक है, वो मैं आपको बाद में क्लियर कर दूंगा उसका। लेकिन उसकी स्टेटमेंट जो है अभी इतना काफी है, उसकी विदहोल्डिंग स्टेटमेंट भी फाइल करनी है कि जी ये नाम है, इनकी ये तनख्वाह बनती है। चलान तो आपने जमा कराना ही है, सीपीआर तो आप जमा कराएंगे ही कराएंगे। उसके अलावा इंफॉर्मेशन भी पास ऑन करनी है आपने उनको कि जनाब ये एम्प्लॉइज है, इतनी इनकी तनख्वाह बनती है, ये एग्जेम्प्ट है, ये टैक्स बनता है, ये काटा है और ये जमा हो गया। और उस सीपीआर को आपने अपनी विदहोल्डिंग स्टेटमेंट के साथ अटैच भी करना है कि अच्छा आपने अगर 5 लाख टैक्स काटा लोगों का, तो किधर है भाई वो जमा किधर कराया? ये तो नहीं कि आप खा गए। ऐसा भी होता है कि लोग नहीं जमा कराते, तो वो फिर आपको पता रिकवरी तो उन्होंने करनी है अपनी। स्टेट के पैसे आप अपने पास रखेंगे तो वो आपको इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ेंगे क्यों? वो आपसे रिकवरी करेंगे। अच्छा, अब अगर आपका ऑडिट में केस आ जाए, अच्छा अब यहाँ एक दो पॉइंट पहले मैं थोड़े से शेयर करता चलूं। अगर मुझे पूरे साल में, अब मैं एम्प्लॉय की तरफ आने लगा, जब वो अपनी रिटर्न फाइल करेगा तो वो रिटर्न को किस बेस पे बनाएगा? वो है रिसीव्ड बेसिस पे। किस बेसिस पे? अगर आपको पूरा साल तनख्वाह ही नहीं मिली तो आपने काम किया है, वो आपको कह रहा है आपको मिल जाएंगे पैसे, लेकिन दिए नहीं उसने आपको, बाद में देगा, तो फिर आपकी रिटर्न नील की फाइल होगी क्योंकि आपको रिसीव ही कुछ नहीं हुआ। अब आप अक्रूवल नहीं डालेंगे। लेकिन थोड़ा सा एक पॉइंट ऐड कर लेना कि वेल्थ स्टेटमेंट जो साथ जानी है वो अक्रूवल बेस पे होगी। बड़ा एक आपके लिए बड़ा डिफरेंट सा सिनारियो है
कि एक ही वक्त में एक रिटर्न जो फाइल हो रही है एक रिसीट बेसिस पे है, और दूसरा जो वेल्थ स्टेटमेंट है, जो डॉक्यूमेंट साथ अलग से 116 सेक्शन की रिक्वायरमेंट है, वो अक्रूवल बेस पे बनाई जाएगी। यानी एक तरफ नील और दूसरी तरफ पूरा 24 लाख रिसीवेबल। हाँ जी, चले कब बनानी है जी। नील? इसको क्या कहते नील हैं? जब पैसे आपको पैसे- कुछ भी नहीं मिला आपको, पैसा कुछ नहीं मिलेगा। या अगर आपको तनख्वाही 6 माह की मिली है तो फिर 6 माह की ऑफर करेंगे। जितना रिसीव्ड होगा उतना ही रिटर्न के अंदर आएगा, लेकिन वेल्थ स्टेटमेंट में अक्रूवल बेस पे बनना है, क्योंकि वो एसेट्स और लायबिलिटीज एट द स्पेसिफाइड डेट होते हैं। तो मेरा रिसीवेबल तो स्टैंड कर रहा है, काम तो मैंने किया हुआ है, पैसे नहीं मुझे मिले। तो एक ही वक्त में दोनों डॉक्यूमेंट की बेसिस डिफरेंट है। ये रिसीट बेसिस पे है सैलरी के लिए, और वेल्थ स्टेटमेंट है अक्रूवल बेसिस पे। वो सवाल सर है एक क्वेश्चन है क्या? कि पहले क्वार्टर में उसने 1 मंथ की मिली है, मींस आपने कहा क्वार्टरली वो करते हैं उसको विथहोल्डिंग टैक्स में। उस नहीं फाइलिंग क्वार्टरली है। फाइलिंग जो टैक्स तो जब आप पेमेंट करेंगे तब काटेंगे, टैक्स पेमेंट बेस पे है। अगर आपको तनख्वाह मैंने दी नहीं तो मैंने टैक्स नहीं काटना आपका। जैसे ही तनख्वाह आपके पास जाएगी, मंथली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, जब भी तनख्वाह जानी है, डेली जो भी जानी है, वेन एवर द पेमेंट विल बी देयर, टैक्स विल बी देयर, अगर एप्लीकेबल हुआ तो। मतलब 6 लाख से ज्यादा जैसे आप कहते हो, अदरवाइज नहीं होगा। यही प्रिंसिपल आपने तमाम विथहोल्डिंग टैक्सेस में अप्लाई करना है। अगर आप पेमेंट करेंगे तो टैक्स आएगा, अगर पेमेंट नहीं की तो विथहोल्डिंग टैक्स इनकम टैक्स में नहीं आएगा। अच्छा जी, तो सैलरी के बारे में हमने कुछ अकाउंटिंग एंट्रीज पास की, कुछ प्रिंसिपल्स देखे, कुछ हमने डॉक्यूमेंट्स की बात की, कुछ हमने टैक्सेस की विथहोल्डिंग की बात की, कुछ हमने एडजस्टमेंट्स की बात की, फिर हमने जमा कब कराना है और विथहोल्डिंग स्टेटमेंट की थोड़ी सी बात की। फिर मैंने कहा अच्छा, फिर आपने, अगर आप फाइनेंस मैनेजर हैं, आपके साथ आप कर रही हैं या आपके एसोसिएट्स आपके साथ हैं, तो आपने रिकॉर्ड क्या मेंटेन करना है? आपको तो एम्प्लॉयर कहेंगे ना भाई ठीक है सैलरी शीटें बनाओ जी, तो आपने ब्रेकअप बनाना है सैलरी का, मैनुअल, कंप्यूटराइज या दोनों। उसमें आपने नाम लिखने हैं उनके, डेजिग्नेशन लिखना है, CNIC नंबर लिखना है, बेसिक पे क्या है, अलाउंसेस क्या है, आपने ब्रेकअप बनाना है पूरा। कितना टैक्सेबल है भी कि नहीं है। अगर नहीं है तो जाहिर बात है आप लिखेंगे बिलो टैक्सेबल लिमिट, और अगर है तो फिर आप उनसे बात करेंगे कि जनाब इनका टैक्स बनता है। इकबाल, यार इसको देखना, इसकी बैटरी का चार्जिंग नहीं आ रही, इधर चेक करो, नीचे लगता है केबल नहीं सही लगी हुई। आ गया, चलो ठीक है। हाँ जी, सो कितना हो गया जी? नेम, डेजिग्नेशन। हाँ नेम, अच्छा वो, अच्छा फिर आपने उनसे रिसीविंग भी लेनी है। ये नहीं है कि आप खाली अपने पास ही रख के बैठ जाए। वो बंदा कल को कहे जनाब मैंने तो पैसे नहीं लिए आपसे, क्रॉस चेक वाला तो आराम से पकड़ा जाता है, लेकिन कैश का क्या करें? साइन और अंगूठा भी अगर लग जाए तो अल्लाह मियाँ ने हर बंदे का अंगूठा जो है नहीं सेपरेट बनाया है, तो वो लगवा लें तो ज्यादा बेहतर है, नहीं तो साइन जरूर कर दे ताकि बात खत्म हो। एक सवाल आ गया जी, वो पूछ रहे हैं, मजहर हुसैन साहब कह रहे हैं व्हाट इज ट्रीटमेंट ऑफ एन्युटी इन टैक्स रिटर्न। मजहर हुसैन साहब, अगर तो लॉ में एग्जम्पशन अवेलेबल है एन्युटी की तो ठीक है, वरना वो चार्जेबल टू टैक्स हो जाएगा। सो मजहर हुसैन साहब अगर जवाब मिल गया हो तो आप इसको ओके कर दीजिए। हाँ जी, सो बात हो रही थी, हम कर रहे थे कि अब आपने ये साबित करना है, फर्ज करें आपकी मंथली सैलरी स्टाफ की निकलती है, आप अज्यूम कर ले 15 लाख रुपए साल का है, अज्यूम कर रहा हूं मैं, कुछ भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है।
तो वो कहेगा जी आपके पास क्या प्रूफ है कि आपने इसको पेमेंट की हुई है बंदे को? मेरे पास क्या प्रूफ है कि पैसे दिए हैं आपने? कैश वाला पैसा वो लेके गया है, तो कैसे साबित करेंगे आप लोग? रिसीविंग लेनी पड़ेगी आपको। और ये सैलरी शीट सिर्फ आपके इंटरनल रिकॉर्ड के लिए नहीं है, ये कल को टैक्स ऑफिस ने भी मांगनी है आपसे। वो कहते हैं जनाब आपने तो फेक बंदे डाले हुए हैं। बंदे कहाँ हैं ये? फिर वो आपसे CNIC की कॉपियां लेंगे, उसकी पेमेंट का प्रूफ लेंगे, ठीक है, बंदे की आइडेंटिफिकेशन करेंगे, विद होल्डिंग स्टेटमेंट में चेक करेंगे, उनको पैसे कैसे गए वो वेरीफाई करेंगे, तब जाके सैलरी टैक्स ऑफिस वाले आपको एक्सपेंस अलो करेंगे। तो ये सिर्फ इंटरनल रिकॉर्ड नहीं है, ये एक्सटर्नल के लिए भी काम आना है इसने बाद में। फिर आपने मैनेजमेंट को जवाब देना, उसने कहना बीबी आप तो पैसे दे गई हो, पैसे किधर गए? किसको दिए आपने पैसे? क्यों दिए पैसे आपने? आपको नहीं पता चला? मदर हुसैन साहब कह रहे हैं मींस अप्रूव्ड फंड। मदर हुसैन साहब बात यह है कि एनुटी का ना पहले एक क्लॉज होता था सेकंड शेड्यूल पार्ट 1 में, एज सच अब उसमें डायरेक्टली वो क्लॉज अवेलेबल नहीं है। अगर वो है तो फिर तो वो एग्जम्पशन मिलेगी, अगर वो नहीं है किसी और क्लॉज में तो फिर आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, वो टोटली चार्जेबल टू टैक्स हो जाएगा। ये मैं आपको पहले बताता चलूं, क्योंकि अगर गवर्नमेंट का है सब्जेक्ट टू एग्जम्पशन, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ एग्जम्पशन है, अगर लॉ कहेगा तो आपको मिलेगा, अदरवाइज आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। ये एक सिंपल सा आपके लिए जवाब है। ये एनुटी की आप पहले क्लॉज को चेक करें कि वो अवेलेबल है कि नहीं है। अगर वो है तो ठीक है, अगर नहीं है तो वो नहीं मिलेगा आपको, फिर वो टोटली चार्जेबल टू टैक्स हो जाएगा। अदरवाइज जितना एग्जेम्प्ट होगा पार्टली या फुली वो आप ले लें। मुझे उम्मीद है कि आपको जवाब, आपको मदद मिल जाएगी इससे। डायरेक्टली मैंने क्लॉज तो नहीं आपको कोट किया, सैलरी के नोट्स में हमने जो एनुटी कोट है, या उसके अलावा अगर है तो वो उसको चेक करना पड़ेगा। अच्छा जी, अब क्या रह गया? अब हम आगे कि आपने रिकॉर्ड भी, आपने सैलरी जो कि एक इदारे का बड़ा मेजर पार्ट होता है। देखें कोई भी इदारा, अकेला बंदा क्या करेगा, कितना कर लेगा? जेल है वो बंदा, क्या है, मशीन है, क्या है वो? मैं कितना काम कर सकता हूँ? एक हद तक आएगा। क्या मैं 10 बंदों का काम कर सकता हूँ? नहीं कर सकता मैं। एक लिमिटेशन है बंदे के ऊपर। दिस इज वाई द एम्प्लॉइज आर बीइंग देयर। वो रखे जाते हैं, अच्छा यार ये तुम कर लो, ये तुम कर लो, ये तुम कर लो। तो एक वक्त में अगर आप 8 बंदे काम कर रहे हैं तो 8 चीजें चल रही होती है भाई, तो एम्प्लॉइज तो चाहिए। इसलिए मैंने सैलरी का टॉपिक सबसे पहले रखा। वो आपसे हो सकता है ये सवाल करें कि सैलरी में आप क्या क्या करेगी, क्या मेंटेन करेगी, आप कैसे करेंगी, पोस्टिंग कैसे होगी, रिकॉर्डिंग कैसे होगी, आप मेंटेन कर लेंगी? सैलरी का हेड अगर आपको हम बना दे तो आप सारी चीजें हमें कवर कर देंगी? मेरे पास नहीं आना, आपने खुद ही करना। फिर सैलरी के आपको एक और है, आपको अपॉइंटमेंट लेटर भी देखने पड़ेंगे। एक बंदा अपॉइंटमेंट किस बेस पे हुआ, मुझे क्या पता वो बंदे की तनख्वाह क्या है, अटेंडेंस रजिस्टर क्या कहता है, वो भी आपको देखना पड़ेगा। छुट्टियां कितनी हैं, वो बंदा कितने दिन आया भी कि नहीं आया। हो सकता है लोग क्या करते हैं, हाजिरी लगवा देते हैं, बंदा गायब हो जाता है। मैं एक बात कर रहा हूं, या आया नहीं, किसी और से हाजिरी लगवा देगा। तो चेक एंड बैलेंस फिजिकली भी देखना है और रिकॉर्ड में भी चेक करना है, ताकि आप अपने एम्प्लॉयर के पैसों को, लिजिटिमेट राइट हर बंदे का उसको मिलना चाहिए। मैंने अभी आपके आने से पहले मुझसे बात हो रही थी कि दुनिया का सबसे खतरनाक डिपार्टमेंट फाइनेंस का होता है। एक भी पैसा इधर उधर हो गया ना तो उन्होंने कहा जी लूट गए, खा गए, मिस अप्रोप्रिएट कर दिया। चाहे आपकी क्रेडिबिलिटी जितनी मर्जी बड़ी अच्छी हो, पीछे पैसों का लॉस नहीं बंदा बर्दाश्त करेगा। इसलिए आंखें, कान और दिमाग खुला रख के काम करना है, बड़ा जिम्मेदारी वाला काम है। पैसों का लेन देन है जी, पैसा आना है, पैसा जाना है, दो ही बातें होनी है। बैंक में पेनल्टी पड़ती है ना? बिल्कुल पड़ती है जी, बिल्कुल पड़ती है। तो अब आपने क्या करना है जी, आपके लिए अब मैं आपको होमवर्क क्या दे रहा हूं। आप लोगों ने सेक्शन 12, सेक्शन 13, सेक्शन 14, 12, 13, 14 और फिर आपने सेक्शन 1 लेना है 149। ये है रेसिपेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले 3 सेक्शन, और पेयर के लिए है 149 सेक्शन। ठीक है, आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, आप लोग इसको
डाउनलोड कर सकते FBR के पोर्टल पे वो सारा जी, ऑर्डिनेंस पड़ा हुआ, है। कोई मसला नहीं, डाउनलोड कर ले। ये चारों सेक्शन आपने पढ़ के आने हैं। वो एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से है 149 और ऊपर है एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें उसने जो डिटेल है, मैं 5-10 मिनट आपको मोटी मोटी बातें बता देता। 149 तो मैंने आपको बता दिया, 2-3 चीजें और भी हैं। जो पेयर है वो पेमेंट के वक्त टैक्स काटता है, नंबर 1, एडजस्टमेंट वो कर देगा। अच्छा, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है 149 में, अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं और आप डायरेक्टर मीटिंग अटेंड करते हैं, उसमें लिखा हुआ है, तो एम्प्लॉयर जो होगा वो उसको जब पेमेंट करेगा तो उसका 20% स्टेट लाइन टैक्स काटेगा। ये जरा गौर से उसको पढ़ना आपने। अगर डायरेक्टर को आप मीटिंग, डायरेक्टर्स मीटिंग के पैसे दे रहे हैं, तो अच्छा आप कहेंगे पढ़ तो मैं सैलरी रहा हूं जी, इसमें स्लैब रेट है, ये 20 क्यों आ गया? तो उसने लिख दिया उसने। अगर डायरेक्टर्स मीटिंग के पैसे आप उसको देंगे तो उसका 20%, मसलन आप कहते हैं जी एक मीटिंग के हम देंगे आपको 50,000 रुपए, 4 मीटिंग्स हो गई, आपने कहा जी 2 लाख बनता है, 2 लाख का 20% सीधा 40,000 रुपए माइनस। अच्छा, अब ये तो हो गया पेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, काटा एडजस्ट किया सारा कर के। इसमें एक पॉइंट और, एक तो ये था डायरेक्टर की फी वाला, एक और पॉइंट बड़ा अच्छा है जो आप लोगों के आपके क्या क्या माइंड को खोल के रख देगा। वो क्या है? अगर आपने किसी बंदे का ड्यूरिंग द टैक्स ईयर टैक्स कम काटा है या ज्यादा काटा है या नहीं काटा है, तो आप ड्यूरिंग द टैक्स ईयर उसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। मसलन मैंने पहले 6 माह में टैक्स ही नहीं काटा, मुझे याद नहीं रहा, आप अगले 6 माह में काट लें उसका टैक्स। मैंने पहले 6 माह में ज्यादा टैक्स काट लिया है, तो आगे आप उसमें एडजस्ट कर सकते हैं, कम काट लें। फिर मैंने क्या किया कि मैंने कम काटा, कम वाला तो कवर हो गया ना, आगे फिर आप काट लें उसका। लेकिन ये एडजस्टमेंट सिर्फ ड्यूरिंग दी टैक्स ईयर अलाउड है। एक टैक्स ईयर से जैसे ही आप बाहर निकलेंगे, जुलाई से जून में, तो अगले साल में आपको नए साल की एडजस्टमेंट होगी, पिछले साल की एडजस्टमेंट कोई नहीं मिलेगी, वो खत्म हो गया। मसलन आपने 2020 में एक बंदे का 10,000 ज्यादा टैक्स काट के जमा करा दिया है, उसका 21 के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वो क्रेडिट एम्प्लॉय जाके ले ले। समझ आ गई बात आपको? इसी तरह जैसे उन्होंने सवाल किया कि अगर एम्प्लॉय का रिफंड पड़ा हो तो उसकी एडजस्टमेंट एम्प्लॉयर को अलाउड नहीं है, वो नहीं कर सकता। ड्यूरिंग दी टैक्स ईयर कोई कम ज्यादा है तो उसकी एडजस्टमेंट हो सकती है। ये थे 149 से रिलेटेड पॉइंट्स, ठीक है। बाकी आप देखेंगे जब आपको पता लगे। अच्छा, एक ये भी है, एक बंदे की तनख्वाह बढ़ जाती है, कम हो जाती है, कभी कम हो जाती है, कभी बढ़ जाती है, तो आप लोग क्या करेंगे? टैक्स कैसे कटेगा? एक तो है ना फ्लैट है कि बंदे की तनख्वाह 60,000 फिक्स होगी, चलो जी ठीक है। एक बंदे की बड़ी अच्छी सिचुएशन आपके काम आएगी, एक बंदे की हर महीने तनख्वाह बदल जाती है, क्योंकि उसकी कुछ परसेंटेज भी है, वेरिएशन भी आ जाती है, ठीक है। पहले महीने 5,000 है, दूसरे महीने उसको 5 लाख मिल गया, फिर वो 20,000 पे चला गया, फिर वो 30 लाख पे आ गया। तो बड़ा एक अच्छा सिनारियो क्रिएट होगा कि भाई अब करना क्या है। देखिए, एक्चुअल सैलरी तो आपने एक्चुअल बेस पे लेनी है। मसलन अगर आप साल के शुरू में हैं तो आप एक एस्टिमेट ही लगाएंगे जी इसका अपॉइंटमेंट लेटर क्या कहता है, उसी को आपने 12 से मल्टीप्लाई करना है। अब अगर फर्ज करें 6 माह गुजर गए हैं, हर महीने में तनख्वाह ही मुख्तलिफ है, तो 6 माह तो एक्चुअल हो गए। अगले 6 माह में आप पूछेंगे जी एस्टिमेटेड आपको क्या लगता है कि कितने पैसे आपको मिलेंगे, वो हमें आप बता दें। एक्चुअल में आप वो जमा करेंगे और आपको चेंज इनकॉर्पोरेट करते रहनी है, क्योंकि हो सकता है आपने सोचा हो इसको 1 लाख मिलेगा, उसको 4 लाख मिल गया। होता बहुत कम ऐसे है, अमूमन पता होता है कि तनख्वाह कितनी होती है, इतनी वेरी। ये तो मैंने बीच में एक फार्मूलेशन बना दी ना आपको समझाने के लिए कि भाई एक बंदे की हर महीने में तनख्वाह बदली हुई है, तो ये सारी सिनारी उसको कवर कर जाएगा। अमूमन ऐसे नहीं होता। अमूमन क्या होता है कि आपकी तनख्वाह फिक्स है, बोनस है, इंसेंटिव है, बट एवर जो भी, ज्यादा से ज्यादा बोनस आ जाता है और इंसेंटिव आ जाते हैं, तनख्वाह बढ़ जाती है, आपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना है उसको। मसलन
मुझे साल के शुरू में पता था इस बंदे की तनख्वाह 1 लाख है, मैंने मल्टीप्लाई बबाना कर दिया। मुझे 3 माह बाद पता चला कि इसकी तनख्वाह बढ़ के 1.5 लाख हो गई है। तो पहले जो 3 माह थे उसमें तो 1 लाख ही था, अगले 9 मंथ्स के लिए 1.5 लाख से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मुझे खुद ही पता लग जाएगा कि आगे मुझे अब ज्यादा काटना है। अच्छा, उल्टा भी हो सकता है, पहले 3 माह में 1.5 थी, अगले 9 मंथ्स में पता चला कि वो 50,000 पे चला गया, तो फिर उसको आप 50 उससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक हो गया। सो कम या ज्यादा की एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं, लेकिन ड्यूरिंग द टैक्स ईयर होगा। अगर मैंने किसी बंदे की तनख्वाह बढ़ गई है तो मैं ज्यादा काटूंगा, कम हो गई है तो मैं कम काट लूंगा, बिलो टैक्सेबल लिमिट है तो मैं नहीं काटूंगा। लेकिन जो स्टेट के पास चला गया वो क्रेडिट उसका हो गया, वो तो चला गया, उसका क्रेडिट फिर इंप्लॉय लेगा। हाँ, आपने पूरे साल का ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज करना है जी। मैंने जो मुझे पता था, जो एक्चुअल था, मैंने वही काटा। एक और भी बड़ा अच्छा सवाल है, एक बंदा अगर 2 जगहों पे काम करता है, ये एक अच्छा सवाल होगा, इसको करके फिर क्लोज करते हैं। एक बंदा 2 जगहों से तनख्वाह ले रहा है, आप क्या करेंगे? मेरा ताल्लुक मेरी सैलरी के साथ है, दूसरे के साथ नहीं है। वो उसने काटना है, वो काटे, ये अपना काटे। मसलन एक बंदा, बड़े अच्छा सवाल है, एक बंदा 6 लाख एक जगह से लेता है, 6 लाख दूसरी जगह से लेता है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली दोनों तरफ 0% टैक्स है। जब उसको मिलेगा तो 12 लाख हो जाएगा, उसको टैक्स लग जाएगा, फिर तो देना पड़ेगा इसको। इसका ये मतलब नहीं है कि एम्प्लॉयर ने डिफॉल्ट किया है, वो बिल्कुल ठीक था। हमारे पास केसेस हैं उसमें 2 जगहों से पैसे आ रहे हैं। अच्छा, उन्होंने लोअर स्लैब पे काटा है, जब दोनों को जमा करते हैं वो हायर स्लैब पे चला जाता है। वो हर दफा विद रिटर्न टैक्स जमा कराता है। क्यों कराता है? भाई आपको दोनों जगह से पैसे आ रहे हैं, स्लैब हाई। और देखिए ना, 12 लाख का स्लैब है, लोअर 5% है। जब आप 24 लाख में जाएंगे तो वो 24 लाख वाले स्लैब में चला जाएगा, क्योंकि स्लैब रेट अप्लाई होते हैं। जितनी इनकम ज्यादा होगी उतना टैक्स ज्यादा होगा, जितनी इनकम कम होगी उतना टैक्स कम हो जाएगा। मैं ये बात कर रहा हूं, इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं, कंपनी की नहीं बात कर रहा। कंपनी तो अगर नॉर्मल टैक्स रिजीम में फ्लैट रेट है, वो तो उसको फिक्स लग जाएगा। सो इसमें अब एक बात और है, आखिरी करके, आखिरी आज का पॉइंट। एक बंदा एक एम्प्लॉयर को छोड़ के आपके पास आ जाता है। एक बड़ा अच्छा सवाल है, 3 माह वो उधर रहा, 9 मंथ्स वो आपके पास आ गया। प्रिंसिपली मेरा पिछले एम्प्लॉयर से कोई लेना देना नहीं, आपस की बात है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। मेरा ताल्लुक है कि जी मैंने इसको 9 लाख रुपए देना, मुझसे जो तनख्वाह इसने ली है मैं उसका जिम्मेदार हूं। हाँ, उसने 12 लाख ऑफर करना है, उसका क्या बनेगा वो खुद ऑफर करेगा, क्योंकि मेरा दूसरे के साथ कोई लेना देना नहीं। मैंने तो कहना भाई तुम पहले 3 माह मेरे साथ नहीं थे, मैंने तो 0 लेना है, मेरे पास 0 आ रहा है। अगर तुम डलवाना चाहते हो तो वो बता दो, ये भी एक पॉइंट है। अगर वो चाहता है कि जी मेरा टैक्स पूरा हो जाए तो मैं आपको 3 माह की तनख्वाह बता देता हूँ, पिछला सर्टिफिकेट सारा कुछ ला के दे देता हूँ, मैं उसको एक्चुअल ले लूंगा, अगले को पकड़ के ऐड करके उसका पूरा टैक्स उसको बना लूंगा। उसको थोड़ा सा टैक्स ज्यादा देना पड़ जाएगा, लेकिन वो अपनी लायबिलिटी डिस्चार्ज कर देगा। अगर वो मुझे ये नहीं बताता और मुझे नहीं पता इस चीज का, तो मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। मैं कहूँगा जी मुझे क्या पता होगा वो कहाँ से आया और क्यों आया, वो नहीं बताता। उसने मुझे कहा मैं जॉबलेस था, तो मैं अब उसकी बैंक स्टेटमेंट तो निकालने से रहा, मैं उसके पीछे कहाँ भागता फिरूंगा। मैंने सिंपली अपनी लायबिलिटी डिस्चार्ज कर दी। उसके लिए बेहतर क्या है वो बता दे, फायदा उसी को ही होना है, क्योंकि अल्टीमेटली रिटर्न तो उसी की जानी है। लेकिन कुछ लोग बताते हैं, कुछ लोग नहीं बताते, चॉइस अब उसकी है। बट आई एम रिस्पॉन्सिबल टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट दैट विल बी पेड बाय अस। अब वो बता दे, अच्छी बात है यार, वो इसमें जमा करा लो तो तुम्हारा पूरा हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। ये बात हो रही है असल में। सो ये वाला आपका आखिरी सवाल था। बाकी इंशाल्लाह आपने कोई सवाल करना है तो आप कर सकते हैं, वरना इसको क्लोज करें फिर आप। आ जाओ मिस। वालेकुम सलाम। बैठ जाओ मिस, बैठ जाओ।
हाँ जी, क्वेश्चन मिस। अगर एक पर्सन है उसकी 3 मंथ की क्वार्टरली जा रही है और उसने सेकंड मंथ में उसको पे नहीं मिली है, तो उसकी कैसे फिर जाएगी, टैक्स में कैसे जाएगी? नहीं, उसकी आपको मंथली है। अगर आप एम्प्लॉयर की बात कर रही हैं या एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं, एम्प्लॉयर कैसे करेगा? वो तो फिर उसके अंदर अक्रूवल डालेगा ना, क्योंकि जो विद होल्डिंग स्टेटमेंट है वो तो पेमेंट बेस पे है। ठीक है। अगर आप पेमेंट करेंगी तो जाएगी, अगर पेमेंट ही नहीं की तो उसके अंदर नहीं आएगा वो। देखिए, टैक्स अप्लाई तब होना है जब मैंने पेमेंट करनी है। मैंने तो आपको पैसे दिए ही नहीं, जब दिए ही नहीं तो मुझे रिपोर्ट करने की, वरना वो कहेगा टैक्स क्यों नहीं काटा। आप अपने लिए खुद कंफ्यूजन क्रिएट कर रही हैं। मैंने एक बंदे को 3 माह तनख्वाह ही नहीं दी, सुन, मैं एक बंदे को मैंने 3 माह दिए ही कुछ नहीं, या 1 माह दिया, 2 माह नहीं दिया, जी। तो मैं रिपोर्टिंग टू दी एक्सटेंट ऑफ पेमेंट की करूंगा। अच्छा, मेरा उसके साथ विद होल्डिंग स्टेटमेंट का अक्रूवल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, उसका ताल्लुक है पेमेंट के साथ। आपने फर्ज करें आप 100 बंदों से परचेज करती हैं, पेमेंट आपने एक बंदे को की है, तो विद होल्डिंग में सिर्फ वो एक बंदा ही आएगा, बाकी नहीं आएंगे, क्योंकि उसका ताल्लुक पेमेंट बेस पे है। लेकिन वो कल को आपसे रिकंसिलिएशन जरूर मांगेंगे कि भाई आपका इधर कुछ और आ रहा है और ऑडिटेड अकाउंट्स कुछ और कह रहे हैं, हमें रिकंसिलिएशन बना के दें। फिर आप उसको बताएंगे कि भाई ये वजह थी, इस वजह से ये आउट हुआ था। ठीक है, अमूमन क्या होता है, वैसे तो विद होल्डिंग स्टेटमेंट ये कहती है कि एग्जेम्प्ट, बिलो टैक्सेबल लिमिट और टैक्सेबल तीनों मेंशन करें, लेकिन लोग क्या करते हैं, अमूमन जो बिलो टैक्सेबल लिमिट वाले हैं वो मेंशन नहीं करते। तो अब क्या होगा, ऑडिटेड अकाउंट्स में मेरी सैलरी ज्यादा आ रही होगी, जो मैंने रिपोर्टिंग की होगी वो टैक्स वाली होगी सिर्फ, तो वो तो बहुत फर्क पड़ जाएगा। उधर तो सिर्फ वो लोग आए, लेकिन टेक्निकली पूरी रिपोर्टिंग होनी चाहिए, ताकि फर्क ना आए आपस में। जो आपने ऑडिटेड अकाउंट्स में 2 करोड़ दिया है, वहां पे 50 लाख आ रहा है सारा, वो कहेगा जी 15 मिलियन किधर गया, रिकंसिलिएशन बना के दें आप हमें। लेकिन टेक्निकली पूरा होना चाहिए था, उसको 2 करोड़ पूरा होना चाहिए था, लेकिन चूंकि वो पेमेंट बेस पे है, मैं कहूँगा जी मैं अप्रूवल वाली क्यों रिपोर्ट करूंगा आपको, जब मैंने एक पेमेंट की नहीं। फिर आप कहेंगे जी टैक्स क्यों नहीं काटा, तो मैं तो खुद फंस गया अपनी चीज में, तो मैं आपको वो चीज नहीं दे रहा जिसपे लॉ अप्लाई नहीं हो रहा, मैं क्यों दूंगा आपको लिख के भाई। अगला फिर सवाल, कुछ बातें ऐसी होती है ना, आप खुद अपनी चीज से जब क्या कह रहे हैं डेविएट करेंगी, वो आपके गले पड़ जाएगा। वो कहेगा भाई आपने खुद लिख के दिया कि यहाँ 2 करोड़ है, तो इसका टैक्स किधर है, तो आप कहेंगे जी वो अप्रूवल था, तो वो कहेगा आपको पता नहीं है, तो पेमेंट बेस पे है, आपने बनाया है क्यों, रिपोर्ट क्यों की आपने ये चीज। ठीक है ना, ये इन दोनों में फर्क वैसे तो होना नहीं चाहिए, लेकिन फर्क होता है, इसलिए लोग काफी चीजें जो बिलो टैक्सेबल लिमिट है उसकी रिपोर्टिंग कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, तो वो फर्क आ गया। अब 2 करोड़ कहाँ और 50 लाख किधर। अब जो बिलो टैक्सेबल लिमिट है मिस आपने साबित करना है ना, वो बंदे किधर है, क्यों आपने कहा कि उन पे टैक्स नहीं बनता, वो कौन थे, उनका नाम क्या है, पहचान क्या है, डेजिग्नेशन क्या है, सैलरी स्लिप्स किधर है, क्योंकि फेक एंट्रियां डाल के प्रॉफिट थोड़ी कम करना है, वो तो मानेगा नहीं आपकी बात, वो कहेगा भाई या तो कहानियां सुना रहे हैं मुझे। कानून क्यों कहते हैं अंधा होता है, वो सबूत मांगता है, इधर टेबल पे सबूत रखो, जज कहता है भाई टेबल पे सबूत रखो, फिर मैं आपकी बात सुनूंगा, वरना वो जुबानी बातें नहीं सुनते, या आप ऐसे कर दे वैसे कर दे, ऐसे नहीं होता। ठीक है ना, सबूत के बगैर वो कोई भी चीज, जज क्या बंदा नहीं मानता, आपने एक बंदे को पैसे दिए हैं, आपके पास सबूत ही कोई नहीं है, आप साबित कैसे करेंगे, करके दिखाओ मुझे, ना साइन लिए, ना कोई स्टैम्प पेपर है, ना कोई अंगूठा है, ना लिखत पढ़त, ना कोई गवाह, ना कोई एविडेंस। वो कहेगा जी ये बीबी झूठ बोलती है, मैंने इसे कोई पैसा नहीं लिया, उल्टा इसने मुझसे पैसा लिया हुआ है। तो खाली कहने से कुछ नहीं होता, उसको साबित भी करना होता है, यही सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि आपने अपनी चीज को आर्गूमेंट्स के साथ बात करनी होती है। वहां डिग्रियां और कॉन्फिडेंस नहीं चलते, वहां चलता है कि भाई आपके पास सबूत है, मैं मानता हूं चीजें काम आती हैं, लेकिन तरीके के साथ। जबानी बात नहीं होगी, ना एम्प्लॉयर बात सुनेगा, ना वो एम्प्लॉय सुनेगा, ना जज सुनेगा, कोई बंदा आपकी बात नहीं सुनेगा। ये प्रिंसिपल आप समझ लो, याद कर लो, हर इनकम हर एक्सपेंस का प्रूव होना आपके पास लाजमी है, इसके बगैर कोई बंदा आपकी बात नहीं सुनेगा। आप कहती हैं 2 करोड़ की सेल है, एक बात है, आपने 4 करोड़ की हुई है, बाकी 2 करोड़ किधर गया भाई, बैंक में पैसा आया हुआ, बैंक में 4 करोड़ आया है, आप सेल 2 करोड़ रिपोर्ट कर रही है, और बाकी 2 करोड़ किधर है भाई, ये कहां से आया। आपने कहा नहीं जी मेरे ये तो लोन है, ये तो 2 करोड़ मैंने लोन लिया बैंक से, आप क्यों सेल समझी जा रहे हैं, इसको बाहर निकालें यहाँ से। तो अगर आप सही हैं तो साबित करें ना, आके निकल जाएगा। वो 1 करोड़ आया ना बंदे के अकाउंट में, जिस बंदे की 60,000 तनख्वाह हो, उसके अकाउंट में 1 करोड़ पे आ जाए, तो आंखें नहीं खुलेगी उसकी, हमारी भी खुल गई कि यार इतनी बड़ी रकम कहां से आ गई, ये कोई लोन लिया तुमने क्या है।
जब उसने बात की तो मेरे नज़दीक उनकी बड़ी रिस्पेक्ट उस एम्प्लॉय की पैदा होगी, यार बड़ी बात है कि 60,000 तनख्वाह लेने वाले बंदे को 1 करोड़ रुपया मिल गया। कौन देता है, कौन देता है भाई? ये अच्छे इंसान की पहचान है ना जी। उन्होंने असूल सही बनाए हुए हैं, सपोर्ट करते हैं जहाँ वो करते हैं। बहरहाल बातें और भी बहुत है। और आपने कोई सवाल? हाँ जी मिस, आपका कुछ? सर यहाँ पे क्वेश्चन था कि आपने बताया था एक्चुअल सैलरी जो अपॉइंटमेंट लेटर में होगी उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देना, लाइक 1 लाख है। अगर उसमें कोई चेंज या जंप या Change नहीं नहीं कुछ है। आया, कम ज्यादा नहीं हुई, हाँ जो कम ज्यादा लाइक तो वो बताएगा ना आपको। Expected रहता वो है फिर कि- सैलरी स्लिप्स आपको चाहिए होगी। देखिए ना, आप अपॉइंटमेंट हुई है आपकी 5 साल पहले, ठीक है। तो क्या 5 साल वही तनख्वाह रहेगी? फिर आपको जो इंसेंटिव दिए जाते हैं उसका लेटर मिलता है कि जी आपकी तनख्वाह इस डेट से इतनी बढ़ गई है या कम हो गई है, या बोनस इतना है, परफॉर्मेंस बोनस है, कमीशन है, जो कुछ भी आपको दिया जाएगा वो सारा रिपोर्ट। देखिए ना, रिपोर्टिंग के थ्रू है, बस जबानी बातें नहीं होती। ये हर माह अगर हर महीने चेंज होगा, अगर फिक्स है तो वो फिक्स रहेगा, Fix है। वरना वो बता देंगे जी इस महीने से तमाम एम्प्लॉइज का 5% इंक्रीज किया जाता है, या आपका किया जाता है, या आपकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी है, आपने मुझे टर्नओवर लेके दी है, या बिजनेस किया है, या परफॉर्मेंस अच्छी है, तो आपको ये इंसेंटिव हम दे रहे हैं। वो आ जाएगा। कम या ज्यादा का इफेक्ट आपने डाल देना उसके अंदर। हाँ जी ठीक है जी, जी सर। पूरा हो गया। हाँ जी, कोई और तो नहीं मिस? नहीं। अब आपने करके क्या आना है? मैंने होमवर्क आपको कुछ दिया 12, 13, 14, 149 सेक्शन पढ़ना। हाँ, उसको जरा पहले देखे। इस पे मैं आपको ना, अभी आपने सिर्फ ड्राफ्ट पढ़ना है, डेमो में आपको इसका, अब समझे होमवर्क है कुछ तो एंट्रीज, ये जो चीजें अभी आई है ना, इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लें आप। देखो स्लाइड्स में कन्वर्ट करके ना पॉइंट्स बना लो, और आपने मुझे वो पॉइंट्स फिर जितने मैंने दिए हैं यही मुझे वापस कर देना कि जी आपने ये बताया, मुझे ये समझ आई, मुझे ये समझ आई, क्योंकि ये सारे सवाल आपसे लोगों ने करने हैं, ये मैं आपको बता दूं। तैयार रहना इसके लिए, उन्होंने छोड़ना नहीं आपको। कि आप फाइनेंस मैनेजर बनना चाह रही हैं तो आपके अंदर तो गट्स ही नहीं है वो वाले, आपके तो सवाल का जवाब नहीं दिया जाता, आप करेंगी क्या? आप ऐसे करें, पहले सीख कर आए फिर मेरे पास आना। तो इसलिए उस चीज को पहले से तैयार करो, जो उसने पूछना है वो आपको पहले पता होना चाहिए, फिर ही आप उस सीट के अहल होंगे, फिर ही आपको सिफारिश मिलेगी, फिर ही आपके काम आएगी। अदरवाइज वो 2 दिन में क्या, पहले इंटरव्यू में भी पता लग जाता है 5 सवालों में, और यार ये वक्त ज़ाया कर दिया, ये खत्म, ऐसी बस टाइम पास कर दिया ये। तो आप अपनी स्किल डेवलप करें, उसने आपको कन्वर्ट करना है, उसके ऊपर लेके जाएगा। और पैसे भी काम के ही होते हैं, आपस की बात है, मुफ्त के पैसे कोई कितनी देर तक आपको देगा? एक दिन आता है, आपस की बात है, माँ बाप भी तंग पड़ जाते हैं बच्चे से, वो कहते बस कर दे यार, उधर की सीट से पहुंचा देता, जा जाके कुछ कर जाके, तो जान छाड़ साड़ी हो। माँ बाप से बड़ा रिश्ता कोई नहीं होता दुनिया में। एक दिन वो भी कहते हैं यार जा कुछ कर। लड़कों को तो स्पेशली कहा जाता है, लड़कियों का मुझे नहीं पता, जिम्मेदारी उन पर नहीं होती, अगर कोई ले ले तो मुझे नहीं पता, लेकिन बंदों को तो सुनने को मिलता है, ओ भाई जा जाके कुछ कर, जा जाके कुछ कर, घर बैठ के सिर्फ गल्ला ना कर, काम कर। तो स्किल भाई डेवलप करो, ताकि आपको उस चीज के पैसे मिले। इज्जत और सब चीज वहीं से आएगी। आपको होमवर्क मिल गया है, आप लोगों का सवाल कोई पेंडिंग तो नहीं है, आप इसको क्लोज करते हैं इंशाल्लाह ताला। अब मैं इसकी एड लगा दूंगा कल, जो भी ये 1 मंथ का है, तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि और लोग भी साथ आ जाएंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।